जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उड़ान सीरीज में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। मैं वीनस जैन, फिजिक्स एक्सपर्ट, आपके लिए लेकर आया हूं पीवाईक्यू सीरीज में काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 1D, 2D, रिलेटिव। और लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पिछले 5 सालों में कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, तो एक बार मैं सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूं आपका, क्योंकि डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके थे ये रिलेटिव का। ठीक है, अब पार्ट 1 में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करें, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखें। तो क्या आप तैयार हैं? पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इफ द इनिशियल वेलोसिटी in horizontal direction of a projectile is unit vector I cap and the equation of trajectory is y equal to 5x 1 minus x, the y component vector of the initial velocity is dash j cap। ठीक है, क्या सवाल है, ध्यान समझो। जब भी मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करता हूं तो हमें पता है इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक, राइट। इसकी जो इक्वेशन है वो कैसी गिवन है, y इक्वल टू 5x माइनस 5x स्क्वायर। ये इक्वेशन मुझे गिवन है। ध्यान से देखो, जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट को ओरिजिन है। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 आ रहा है, हाइट भी 0 आ रही है उसकी। ठीक है, चलिए, मुझसे पूछा क्या है, y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी ऐसा मानूं किसी एंगल थीटा पे, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। मैं इसको जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से कंपेयर कर भी कर सकता हूं, लेकिन क्यों ना एक आसान और स्मार्ट मेथड ढूंढ ली जाए। कैसे करेंगे? मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी टी इक्वल टू 5 dx बाई डी टी माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और फिर dx बाई डी टी कर देंगे तो हो जाएगा 10x इंटू डी एक्स बाई डी टी। करेक्ट। ध्यान से देखो, ये dy बाई डी टी क्या है, यही तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है। और कहां पे पूछा है? इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे। क्या उस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 होगा? जैसे मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, क्या ये 0 हो गया, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो dy बाई डी टी जो होगा दैट इज vy है ना। और vy को मैं अगर इनिशियल पॉइंट पे लिखूं तो क्या उसको uy लिख सकते हैं अपन, क्योंकि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 5 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यूनिट वेक्टर लेता हूं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो मेरा आंसर आ गया 5। इट मींस द इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज 5। अगर मेरे को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 j कैप। क्लियर? आसान था। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। यहां पर आपको दे रखा है द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद टाइम एज x स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c if the acceleration of the particle depends on x as x to the power minus n where n is an integer, the value of n will be। देखो, बड़ा आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। यहां पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन दे रखा है आपको 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, है ना। और वो पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा x के साथ। एक काम करता हूं, कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं ये a b c को एक नए वेरिएबल बना देता हूं। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ए अपन एक्सेलरेशन लेके चलते हैं और यहां पे भी ए कांस्टेंट है, राइट। ये वाला एक्सेलरेशन, ये वाला जो ए है बेसिकली वो कांस्टेंट है। तो मैं काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये जो इक्वेशन है ये ऐसी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। ए बी सी को मैंने अल्फा बीटा गामा से रिप्लेस कर दिया, आखिरी में मैं वापस रिप्लेस कर दूंगा इसको एबीसी से, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। चलिए, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, 2x dx बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 अल्फा टी प्लस 2 बीटा। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए ना, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चलिए, मैंने टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, तो यहां पे क्या मिला मुझे मिला 2 कैंसिल कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा x इंटू वेलोसिटी इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा। तो मैं यहां पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया मेरे पास, अल्फा टी प्लस बीटा बाय एक्स। करेक्ट, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया।
मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ध्यान से देखना क्या आएगा, यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा x इंटू डी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एल्फा, क्योंकि यहाँ बीटा का 0 हो जाएगा अभी। ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, क्या dv बाई डी टी ही एक्सेलरेशन होता है? जी हाँ बिल्कुल। तो हो जाएगा x इंटू एक्सेलरेशन प्लस डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी, राइट? तो v इंटू वी, क्या v स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू एल्फा। करेक्ट। अब ध्यान समझिए, मेरे पास v की वैल्यू है ऑलरेडी, है ना, मुझे x और a में रिलेशन चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले कोशिश करता हूं कि इस v को हटाऊं। तो अपन चलते हैं आगे, ये हो जाएगा x a, आगे बढ़ते हैं अपन, x इंटू ए प्लस वी स्क्वायर की जगह मैं रख रहा हूं एल्फा टी प्लस बीटा बाय एक्स, एल्फा टी प्लस बीटा बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एल्फा। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू एल्फा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स ए प्लस एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल्फा। करेक्ट। चलो अब मैं एक स्टेप थोड़ी सी खा जाता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सब जगह एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। ठीक है। चलिए अब ध्यान समझिए, यहां पे आप देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, लेकिन इतनी सारी टर्म्स भी आ रही है, टाइम वाली टर्म्स, कहीं से इनको भी हटाना पड़ेगा, है ना, कुछ करना पड़ेगा अपने को। तो ध्यान से देखो, इसको मैं एक्स क्यूब ए रखता हूं, एक्स क्यूब ए, बाकी चीजें एज इट इज चलने दो, ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा टी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, जिसको मैंने लिखा था एल्फा टी स्क्वायर प्लस 2बीटा प्लस गामा। तो मैं यहां लिख देता हूं उसको वापस, एल्फा टी स्क्वायर प्लस 2बीटा टी प्लस गामा। करेक्ट। मैंने एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म्स ऑफ टाइम, मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि टाइम कट जाए, ताकि एक्स और ए में रिलेशन आ जाए एक्सेलरेशन में, राइट। ओके, तो हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब ए प्लस एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा टी इक्वल टू एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा टी, 2 एल्फा बीटा टी प्लस एल्फा इंटू गामा। ध्यान से देखो, कुछ कुछ कटता हुआ दिख रहा होगा आपको, एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर से एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल, 2 एल्फा बीटा टी से 2 एल्फा बीटा टी कैंसिल, बचा क्या, बचा मेरे पास एल्फा इंटू गामा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, ये अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा बीटा गामा, बेसिकली यहाँ पे अल्फा गामा बीटा लिखा हुआ है ना, अल्फा बीटा गामा मैंने एबीसी माने थे, ठीक है, क्वेश्चन में एबीसी दे रखा था, मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया था। ठीक बात है। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, क्या वो अल्फा इंटू गामा माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आया है। करेक्ट। अच्छा, अगर मैं इसको क्वेश्चन के टर्म्स में लिखूं तो एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरे पास, अल्फा की जगह ए रखेंगे, गामा की जगह सी रखेंगे, बीटा की जगह बी रखेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये मेरा आंसर है। पूछा क्या है, ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्स की कितनी पावर पर डिपेंडेंट है, तो आई कैन राइट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर -3। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर, राइट। क्लियर, एकदम आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, इन अ कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड कार A takes t less than car B at the finish and passes finishing point with speed v more than that of car B। क्या दे रखा है हमें, दो कार दे रखी है A और B, और मुझे पता है कि इन दोनों का फिनिशिंग पॉइंट सेम होगा, स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम ही होगा, तभी रेस कहलाई है, ये A ये B। करेक्ट। ध्यान से देखिए,
जो कार ए है वो टी टाइम लेस टेक कर रही है देन कार बी। अगर बी को टी टाइम लगा, राइट, तो कार ए को टी कम लगा, या मैं ऐसा कहूं अगर कार ए को टी टाइम लगा तो कार बी को स्मॉल टी टाइम ज्यादा लगा। एक ही बात है, करेक्ट। अच्छा, चलिए ये समझ में आ गया हमको कि इसका टाइम मैंने टी मान लिया, इसका टी प्लस टी मान लिया, राइट। ये कैपिटल टी मैंने अज्यूम किया है, स्मॉल टी गिवन है, मतलब अपने को आखिरी में आंसर में हटाना पड़ेगा कैपिटल टी को। फिर क्या दिया है कि जो कार ए है वो v मोर स्पीड से आ रही है एट द फिनिशिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी स्पीड u मानूं फिनिशिंग पॉइंट पे, तो ऊपर वाले की स्पीड हो जाएगी v प्लस u, क्योंकि v गिवन है, u हमने माना है, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल u, कैपिटल टी और u ये हमने क्या माना है ना, हटाना पड़ेगा। चलिए क्या और क्या गिवन है, बोथ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, एंड ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 a2 रेस्पेक्टिवली, देन v इज इक्वल्स टू, आपसे v पूछा गया है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या हम करते हैं, अपन सिंपल फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, गिवन है अपने को, सो v इक्वल्स टू 0 प्लस at, इसका एक्सेलरेशन a2 है, टाइम कितना लगा t प्लस t, करेक्ट। चलिए तो वेलोसिटी में u मान लेता हूं यहां पर, क्योंकि स्पीड इसकी फाइनल कितनी मानी मैंने u, तो मैं इसको u दे देता हूं डायरेक्ट, तो u इक्वल्स टू a2 t प्लस t। अब ऊपर वाली की बात करें तो ये जाएगा v प्लस u, इसकी फाइनल वेलोसिटी v प्लस u है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, एक्सेलरेशन इसका a1 है, टाइम लग रहा है t। एक काम करता हूं, सबसे पहले ये u को हटा देता हूं, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू यहां डालूंगा ये हो जाएगा v प्लस u दैट इज इक्वल्स टू a1 इंटू टी। ठीक, चलिए अब ये कैपिटल टी भी मैंने क्या किया था, मैंने ये अज्यूम किया था, इसको मैं एक टाइम ले आते हैं, एक तरफ ले जाओ इधर, तो हो जाएगा v प्लस a2 इंटू टी, a1 माइनस a2 इंटू टी, ठीक, v प्लस a2 टी अपॉन a1 माइनस a2, ये कैपिटल टी आ गया मेरे पास, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो, मुझे v निकालना है इन टर्म्स ऑफ a1 a2 और स्मॉल t, लेकिन कैपिटल टी मैंने अज्यूम किया था, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहां पर एक इक्वेशन और चाहिए। अगर मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, इसका मतलब सोचो 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 कहां से आएगी, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या सेम होना चाहिए। दोनों का डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, इसका मतलब यह हुआ आई कैन डायरेक्टली राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार 1 शुड बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार 2। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाऊंगा, u 0 है तो क्या हाफ at स्क्वायर बचेगा। आई कैन राइट हाफ इंटू a1 इंटू ऊपर वाले को टाइम लगा t स्क्वायर, है ना, टाइम लगा t, तो अपन इसको पुट करेंगे t स्क्वायर, नीचे वाले को टाइम लगा t प्लस t, तो हो जाएगा हाफ इंटू a2 इंटू टी प्लस टी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मैंने काट दिया, क्या बचा है मेरे पास, a1 बाय a2, इसको इधर ले जा रहा हूं, और ये हो जाएगा t प्लस टी बाय कैपिटल टी का होल स्क्वायर, करेक्ट। चलिए एक काम करता हूं, उसको ऐसे लिखता हूं 1 प्लस टी बाय टी का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसे, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स। अब मैं दो तरफ रूट ले रहा हूं, तो कितना हो जाएगा रूट ओवर a1 बाय a2 इक्वल टू 1 प्लस टी बाय टी, ठीक है। अब t बाय टी को उधर रहने दो, 1 को उधर ले आता हूं मैं, ये हो जाएगा a1 बाय a2 विद अ रूट -1 इक्वल्स टू, राइट। चलिए तो मेरे पास यहां आ गया a1 माइनस रूट ओवर a2 इक्वल टू टी बाय टी। अब एक काम करता हूं, मैं कैपिटल टी की वैल्यू पुट करता हूं, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, v प्लस a2t, v प्लस a2t। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, तो ये हो जाएगा t अपॉन v प्लस a2t डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, ये हो गया मेरे पास t बाई टी। इसको इक्वेट करेंगे अपन, रूट ओवर
a1 माइनस रूट ओवर a2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a2। क्लियर? चलिए अब एक काम करते हैं अपन, यहां पर आप देखो ये a1 माइनस a2 है, इसको ऊपर ले जाऊं, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरे पास a1 माइनस a2। मैं इसी में कैलकुलेशन कर रहा हूं, थोड़ा सा स्टेप बचा रहा हूं एक। ठीक, चलिए ध्यान से। अब ये देखो a1 माइनस a2 है, यहाँ पे a1 माइनस a2 है, ये वाला फॉर्मेट है। यहाँ पे रूट रूट है और यहाँ पे a1 माइनस a2 है रूट। क्यों ना इसको कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना दे। कैसे? देखो यार, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट ओवर a1 प्लस रूट ओवर a2 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया है। देखो ध्यान से, हुआ ये वापस वही आ गया, इंटू टी डिवाइडेड बाय v प्लस a2t दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर a1 माइनस रूट ओवर a2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a2। अब देखो यार, ये रूट ओवर a1 माइनस a2 और a1 माइनस a2 कट गया। क्लियर? क्या क्या बचा? यहां पर हमारे पास बचा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको उधर ले जा रहा हूं, ये हो जाएगा मेरे पास रूट ओवर a1 इंटू टी प्लस रूट ओवर a2, यहां से आएगा ये रूट ओवर a2 इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, v प्लस a2 इंटू टी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो ये जाएगा t, साथ में चलेगा रूट ओवर a1 इंटू a2 प्लस t रूट ओवर a2, क्या डायरेक्ट a2 लिख दूं, v प्लस a2t से a2t कट गया, हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है रूट ओवर a1 इंटू a2 इंटू टी। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसकी कैलकुलेशंस की है, राइट? और हमारा आंसर आ गया v इज इक्वल्स टू रूट ओवर a1 इंटू a2, बाहर आएगा t। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। A swimmer wants to cross a river from point A to point B. Line AB makes an angle of 30 degree with the flow of river. Magnitude of velocity of the swimmer is same as that of the river. The angle theta with the line AB should be dash degree so that the swimmer reaches point B. करना क्या, ध्यान समझो। A पॉइंट से स्टार्ट करना है, B पे पहुंचना है, ये हमारी चाहत है। लेकिन क्योंकि रिवर फ्लो हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप कुछ आखिरी में यहां दूर जाके एंड करोगे, पर आपको जाना कहां है, आपको बी पॉइंट पे जाना है। इसका मतलब आपको स्टार्ट कहां पे करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा किसी एंगल पे जो कि इस दिशा में होगा, करेक्ट? अगर आप यहां जाने की चाहत रखोगे तब आपको नदी धक्का मारेगी और आप वहां पहुंच जाओगे, है ना? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना? इस तरह के प्रॉब्लम आपने पढ़ रखे होंगे ये। चलिए अब देखो करना क्या है। गिवन है अपने को the magnitude of velocity of the swimmer is same as that of the velocity of river. सोचो ये जो velocity of swimmer दी जा रही है ये बेसिकली velocity of swimmer with respect to river ही है, और velocity of river क्या इधर आएगी, ये velocity of river बना दी मैंने vr। हमें ये गिवन है कि ये velocity of swimmer with respect to river है, ये velocity of river है, और हमें जाना यहां है बीच में। सोचो अगर हमें बीच में जाना है, इसका मतलब 100% ये बात तो क्लियर हो गई कि इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगा ये, करेक्ट? थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं, देखो चीजों का आसान कैसे बनाया जाता है। आप देखो गिवन है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। सोचो यार, दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो तो क्या उनके बीच में जो रिजल्टेंट निकलता है वो एग्जैक्ट उनका एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? जी हाँ भैया, ये तो हमको पता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई 2 होगा। बस यही तो कहानी है। ध्यान से देखो, अगर ये एंगल अपने को 30 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब कि टोटल एंगल 60 डिग्री होगा। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू आएगी ये वाले, ये एंगल कितने आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी। तो ए बी से ये कितना लाइन एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है 30 डिग्री। इसमें आपको सिर्फ अपना लॉजिक यूज करना था और ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी खूबसूरती के साथ। A girl standing on a road holds her umbrella at 45 degree with the vertical to keep the rain away.
if she starts running without umbrella with a speed of 15√2 km per hour, the raindrops hits her head vertically. The speed of the raindrops with respect to the moving girl is, क्या दे रखा है ध्यान समझो कि रेन 45 डिग्री पे आ रही है ना, तो रेन 45 डिग्री पे आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अगर गीले होने से बचना है तो कितना एंगल पे लगाना पड़ेगा छाता, 45 डिग्री पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि ये एंगल 45 है, तो हम जो छाता लगाएंगे वो भी कितना एंगल पे लगाएंगे, यहां से ऐसे 45 डिग्री पे लेके खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, शी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट अम्ब्रेला, और उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो रेन ड्रॉप्स है वो वर्टिकली गिर रही है। करेक्ट, ये कब होता है, ध्यान से सोचो, अगर ये गर्ल यहां है ना, और इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये लेफ्ट में भागे या ये राइट में भागे, करेक्ट। बट आप सोचो जब आप लेफ्ट में भागोगे तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि जो गर्ल है उसको ऐसा लग रहा है कि द रेन इज हिटिंग वर्टिकली, करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब अगर गर्ल इस दिशा में भाग रही है, वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, तो उसको रेन कैसे सिर्फ वर्टिकल लग रही है। अब सोचो एक्चुअली में रेन कैसी है, रेन किसी एंगल पे आ रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, करेक्ट। सो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर, 45 डिग्री है तो बराबर बराबर कंपोनेंट होंगे, जो भी है वो अपने को पता नहीं है पर होंगे इतने ही। अब अगर ये सेम सिनेरियो मैं विद रिस्पेक्ट टू गर्ल बनाता तो ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वर हमेशा खुद की वेलोसिटी खुद में सबट्रैक्ट करता है और पूरी दुनिया से में से सबट्रैक्ट करता है। पूरी दुनिया में से सबट्रैक्ट करने का मतलब यह हुआ कि एडिशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। वेक्टर का सबट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं गर्ल के रेस्पेक्ट से डायग्राम बनाऊं तो गर्ल क्या बोलेगी, मैं तो रेस्ट पे हूं, मैं तो रेस्ट पे हूं, और ये जो रेन है ये हो सकता है किसी एंगल पे आए या वर्टिकल आए, कैसे भी हो सकती है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये वर्टिकली आ रही है। अगर ये वर्टिकल आ रही है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि रेन का कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेन का एक्स कंपोनेंट है क्या वो वेलोसिटी ऑफ द गर्ल के बराबर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। सो द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 15√2 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखो, अगर ये 15√2 किलोमीटर पर आवर है तो अगर मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल की ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 15√2 हो जाएगी। एंगल कितना, 45, 15√2 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल, यही पूछा है आपसे, राइट। चलिए, तो ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा होगा कहीं भी, तो थोड़ा सा √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, दैट इज इक्वल्स टू 30/√2। क्या आपको ऑप्शन दिखा, क्लियर। चलिए, आसान था बिल्कुल। रिलेटिव मोशन के बहुत ही आसान सवाल आते हैं, बस आपको धैर्य रखना है और कॉन्सेप्ट सही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, assuming that bullet is facing a constant resistance during its motion in the block. The bullet stops completely after traveling at 4 plus x centimeter inside the block. The value of x will be. ठीक है, क्या पूछा है, दे रखा है आपको कि एक ब्लॉक है और यहां से बुलेट एंटर की, ऐसा दे रखा है कि जब वो 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करती है तो उसकी जो स्पीड है वो 1/3 घट जाती है। मैंने मान लिया कि ये अगर u स्पीड से चली तो 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद 4 सेंटीमीटर को मैंने डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, u/3। आई होप ये क्लियर होगा आपको, u/3। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। ऐसा गिवन है कि ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना, तो अपन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। अगर मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में थर्ड इक्वेशन लगाऊं, आई कैन राइट v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v कितनी है फाइनल वेलोसिटी, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4/100। मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने सब कुछ, तो कितना आ गया मेरे पास आ गया u²/9 माइनस u² इक्वल टू 2 into a into 4/100. So that will give you 8/9 u² equal to 8a², 8 into a by 100, correct. So जो
u स्क्वायर इंटू 100/9, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस आया है और ये नेगेटिव साइन भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब समझो एक्सेलरेशन नेगेटिव आना ही था, क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेशन है बेसिकली, है ना, ये रिटार्ड कर रहा है। अब देखो ध्यान से, वो पूछ रहे हैं कि जब ये पूरी रुक जाएगी तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैंने मान लिया कि ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने d, और d जाके रुक गया ये, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0, राइट। वहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा अपने को, ध्यान समझना। मैं फिर से ये इक्वेशन यूज करता हूं, आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन अगेन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू डिस्टेंस इस बार d मानी अपन ने, यही अपने को निकालना। चलिए तो कितना हो गया मेरे पास, u स्क्वायर बाई 2a, ये मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया, करेक्ट, विद अ नेगेटिव साइन। अब यहां से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इसकी, तो कितना हो गया मेरे पास, ध्यान समझो, दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2, a की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, a की वैल्यू कितनी है, 100 u स्क्वायर बटे 9, तो 9 ऊपर ले आता हूं, ये डी आ गया ना, माइनस से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, मैं 9/2 क्या लिख दूं मैं, 4.5 सेंटीमीटर, 100 को मैं वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, 4.5 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर। पूछा क्या है आपसे, पूछा है 4 + x सेंटीमीटर, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 + 0.5, क्या 4.5, तो करेक्ट आंसर इज 0.5। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर a ball is thrown vertically upwards which reaches the ground in 6 seconds. A second ball is thrown vertically downwards from the same position with the same speed reaches the ground in 1.5 seconds. A third ball released from rest from the same location will reach the ground in. एक बार क्या किया, टावर पे जाके अपने ऊपर फेंका सेम स्पीड से, 6 सेकंड लगे बॉल को नीचे आने में, फिर आपने थ्रो किया नीचे, 1.5 सेकंड लगे, अब ड्रॉप कर दिया, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। देखो यहां पर मैंने केस बनाया है, एक में u स्पीड से ऊपर फेंका, एक में u स्पीड से नीचे फेंका, करेक्ट। एक काम करते हैं, अपन इस पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं, या मैं बोल देता हूं कि ये मेरा ओरिजिन हुआ। अब देखो ध्यान से, मैं यूज कर रहा हूं s = ut + ½ at², ध्यान समझना बिल्कुल, करेक्ट। मैं बोल देता हूं ये मेरी बॉल a है, ये मेरी बॉल b है। जब मैं a बॉल के लिए यूज करूंगा तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, क्यों? क्योंकि फाइनली बॉल नीचे आ रही है। तो फॉर बॉल ए आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू -h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, टाइम कितना लगा 6 सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है बेटा, तो ये जाएगा -10 × 6², सो -h = 6u माइनस 5 × 6², करेक्ट। अब ध्यान से देखो, जब मैं बी बॉल के लिए लिखूंगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे है, ये भी नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट -h, इनिशियल वेलोसिटी -u, क्यों? क्योंकि नीचे है, ध्यान समझना। टाइम कितना 1.5 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है -10, टाइम कितना लग रहा है 3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास -h इक्वल्स टू -3u/2 -5 × 9/4, 5 × 9/4। अब एक काम करता हूं मैं, इस पूरी इक्वेशन में ध्यान से देखो, मैं काम करता हूं u हटा देता हूं। क्यों u हटाता हूं, मुझे चाहिए क्या, जब मैं यहां से ड्रॉप करूंगा, ध्यान समझना, जब मैं यहां से ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे आएगा, तब मुझे चाहिएगा इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान समझो, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या वो -h होगा। इस बार जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन -g, टाइम कितना है वो निकालना है, करेक्ट। मुझे h भी नहीं पता, मुझे t भी नहीं पता, राइट। इन दोनों इक्वेशन में से मैं अगर h निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। इसीलिए मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं u हटाता हूं। कैसे हटाऊंगा, पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दो,
जैसे मैं पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा -4h इक्वल टू -6u -45। करेक्ट। अब देखो दोनों इक्वेशन अपने को यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे -6u है, यहाँ पे +6u है, दोनों को जोड़ दो उठा के। जैसे मैं दोनों को जोड़ता हूं, ध्यान समझना, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -5h, ये तो हो गया 0, ये हो गया 36 × 5 और ये हो गया 45। करेक्ट। यहाँ पे 180 लिख सकते हैं अपन और 45 दोनों माइनस का है ना, तो वापस साइन लगा देता हूँ मैं, -180 और 45 225, ये तो नेगेटिव साइन 225। करेक्ट। तो यहाँ पे h आ गया निकल के मेरे पास, h कितना आ गया 45 मीटर। 45 मीटर, ये मेरी हाइट ऑफ द टावर आ गई है। सब्स्टिट्यूट कर दो उसको, यहाँ पे साइन हट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास h इक्वल टू 5t²। सो 45 इक्वल टू 5t², ये आ गया मेरे पास 9, t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में पहुंच जाएगा। और लॉजिकली भी सोचें, ऊपर फेंकने पे 6 सेकंड लग रहे हैं, नीचे फेंकने पे 1.5 सेकंड लग रहे हैं, तो आंसर हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन ऐसे दूर दूर हो तो आप लगा भी सकते हैं आराम से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A swimmer can swim with velocity 12 km/h in still water. बेसिकली जब भी आपको ऐसी वेलोसिटी दे रखी है, मतलब समझ जाना, they have given the velocity of swimmer with respect to river 12 km/h, है ना। Water flowing in a river has a velocity 6 km/h. The direction with respect to the direction of flow of river water he should swim in order to reach the point on the other bank just opposite to its starting point is dash degree। ठीक है, आपको निकालना है कितने डिग्री पे इसको तैरना पड़ेगा। ध्यान समझो क्या क्या दे रखा है। अपने को 2 डेटा दे रखा है, एक दे रखा है 12 और एक दे रखा है 6, है ना। तो मैं मानता हूं कि अगर मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है यहां से स्टार्ट करके, और रिवर की फ्लो डायरेक्शन में इधर मान लेता हूं, तो एक बात 100% क्लियर है कि आप यहां स्टार्ट करोगे, ऐसे जाना चाहोगे तो वहां पहुंच जाओगे, आपको ट्रेवल करना पड़ेगा कुछ ऐसा। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पीड है ये अपने को कितनी दे रखी, यहां पे आप देखो, ये दे रखा अपने को 12। सो द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी 12, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो 6 दे रखी है। क्या आप ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हो? जी बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? वी नो दैट साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/2। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। बट ध्यान से कई बार सही आंसर निकालने के बाद भी आपसे हो जाती गलती। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। लिखा क्या है? ही शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द ऑपोजिट बैंक, द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। देखो ध्यान से, रिवर फ्लो से कितना एंगल बना रहा है। सोचो, रिवर फ्लो इधर है, रिवर्स फ्लो से कितना एंगल बनाया है ये, रिवर फ्लो से जो एंगल बनाया है क्या ये वाला एंगल है? सो द आंसर विल बी 120 डिग्री। आपको 90 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, द करेक्ट आंसर विल बी 120 डिग्री। ठीक है, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट आता हो, सब कुछ क्लियर हो, बहुत बढ़िया चल रहा हो, लेकिन फिर भी आप कहीं गलती कर दें। चलिए, सो प्लीज छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A horse rider covers half of the distance with 5 meter per second speed. The remaining part of the distance was traveled with speed 10 meter per second for half of the time, with speed 15 meter per second for another half of time. The mean speed of the rider averaged over the whole time of motion is x/7. You have to calculate the value of x. देखिए बड़ा ही आसान सवाल है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना, जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लगा लो। ठीक है, ये तो कोई सा भी क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम यहां पे एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करके करेंगे इसको। ठीक है, आपको वो याद भी रखना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया कि ये ए से लेके डी तक टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली। ठीक है, अब उन्होंने क्या दे रखा है कि जो पहली हाफ डिस्टेंस है उसमें जो स्पीड है एवरेज वो कितनी है, मैं मान लेता हूं यहां पे दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट।
ये स्पीड दे रखी है अपने को फर्स्ट हाफ में। अब जो सेकेंड हाफ है उसको 10 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड दो अलग अलग स्पीड से कवर किया गया है, लेकिन यहां पे टाइम इंटरवल सेम है। मतलब मान लीजिए कि अगर ये टाइम t है तो यहां से यहां तक भी टाइम t ही रखा गया है, करेक्ट। उस केस में स्पीड यहां पे दे रखी है अपने को 15 और 10, राइट। पहले वाले की है 10, नेक्स्ट में है 15, ठीक। अच्छा, अब समझना ध्यान से। हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई भी गिवन डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करते हो तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है वो v1 प्लस v2/2 आता है, ठीक है। आप इसको जनरलाइज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, स्पेशल रिजल्ट में यूज कर रहा हूं यहां पर। तो अगर मैं एवरेज निकालूं इन दोनों का तो एवरेज आएगा मेरे पास v1 प्लस v2/2, दैट इज 10 प्लस 15/2, 25/2। इसको मैं अभी के लिए v2 बोल रहा हूं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये B से D तक जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, हॉर्स राइडर जो ट्रेवल कर रहा है उसकी एवरेज स्पीड निकाल ली मैंने, करेक्ट। अब देखो आगे चलते हैं। जब मैं वापस इसका डायग्राम बनाऊं तो अब देखो ये B से D, इसको दो पार्ट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब अगर ये डिस्टेंस को मैं x मानता, इतनी डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस x ही, करेक्ट। क्यों? क्योंकि लिखा है हाफ वे डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि अब मुझे एवरेज निकालना है, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, यहां पे कंडीशन ये है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल है वो सेम है। तब आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम हो अलग अलग स्पीड से, तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 v2 इंटू 2 अपॉन v1 प्लस v2। यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रहेगा तो आपसे जल्दी कैलकुलेशन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर v1 क्या है, v1 ये वाली स्पीड है, और यहां पर जो स्पीड हमने निकाली है उसको अपने v2 बोल दिया है, करेक्ट। ये क्वेश्चन में अपने डायरेक्ट गिवन था और v2 हमने कैलकुलेट कर ली इसका एवरेज निकाल के, ठीक बात है। तो 2 इंटू v1 कितना है 5 इंटू v2 कितना है 25/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 25/2, करेक्ट। तो कितना हो गया मेरे पास, ये कट गया, नीचे हो गया 35, ये हो गया 5 इंटू 25 अपॉन 35/2। उसको 2 को ऊपर ले आता हूं मैं, ये वाली 2 को ऊपर ले गया, ठीक। चलिए 35 बाय मिस्टेक मैंने 32 लिख दिया है, 35 है, राइट। 35/2 तो 5 से काट देते हैं, 5 5 और 5 7, मेरे पास आ गया 50/7, 50/7, राइट। यहां पे अपने से पूछा गया है कि x/7 50/7, मेरा आंसर कितना रहा है 50/7, पूछा क्या गया है x/7। इसका मतलब क्या मेरे x की वैल्यू 50 आ गई, आसान बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं अगला सवाल। A butterfly is flying with a velocity 4√2 meter per second in northeast direction. Wind is slowly blowing at 1 meter per second from north to south. The resultant displacement of the butterfly in 3 seconds will be. आपसे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, ध्यान समझते हैं इसको। देखो, रिलेटिव मोशन का बहुत शानदार सवाल है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पर जब भी आपको वेलोसिटी दे रखी हो ऐसे इस तरह से, है ना, ये बटरफ्लाई चल रही है, या मान लो कि एक आदमी तैर रहा है रिवर के अंदर, है ना, इस तरह के बहुत क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये जब भी वेलोसिटी दी जाती है आपको, ये हमेशा वेलोसिटी दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू रिवर या विद रिस्पेक्ट टू विंड, ऐसा कुछ दी जाती है। यहां पर हमको लेके चलना है दैट द वेलोसिटी, सॉल्यूशन पे देखते हैं इसका, दैट द वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड गिवन है हमें, कितनी है वो 4√2, और डायरेक्शन भी दे रखी है अपने को, कहां, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये मैंने इसकी स्पीड लिखी है, मैग्नीट्यूड लिखा है, यहां पे इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इसको ईस्ट होगा ये नॉर्थ साउथ, ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमें ये गिवन है वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड, कितनी है ये 4√2, डायरेक्शन मैंने आपको एरो से दिखा दी, ठीक बात है। चलिए
एक काम करता हूं, इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब देखो यार, ये एंगल अपने को पता है 45 होता है, राइट? सो दिस कंपोनेंट विल बी 4 और दिस कंपोनेंट विल बी 4, करेक्ट? तो आपको पता है रिजल्टेंट 4√2 आ गया होगा, ठीक बात है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4i कैप प्लस 4j कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक, आप समझो, जो विंड है वो ब्लो कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, ये विंड बना ली अपन ने, वेलोसिटी ऑफ विंड, करेक्ट? वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी रखी है? मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं मैं 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक? अच्छा, सो आई कैन राइट हियर द वेलोसिटी ऑफ विंड, वेक्टर फॉर्मेट में लिख लेते हैं डायरेक्ट अपन, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। क्लियर? अब देखो निकालना क्या है, अपने को निकालना रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन वेलोसिटी निकालते हैं बटरफ्लाई की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, राइट? क्योंकि हम फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना? तो उसको उधर ले गया मैं। चलो, अभी हो गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड है मेरे पास 4i कैप प्लस 4j कैप, यहां पर माइनस j कैप, दैट इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप। ये मेरी वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई आ गई, करेक्ट? अच्छा, कितने सेकंड में पूछा है? 3 सेकंड में पूछा है। एक काम करता हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं। So, जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेसिकली वो कितना आ जाएगा, इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 3 12, 9j कैप, ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? ये डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई। 3 सेकंड में अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। पर अगर आप ऑप्शन पे गौर करेंगे तो यहाँ पे अपने को कहीं भी आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में नहीं है, राइट? इसका मतलब अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। देखो इसका मैग्नीट्यूड ये 12 या 9, मतलब √12 का स्क्वायर 144 और 81, ठीक है? कितना आ गया ये? दिख रहा है मेरे को सीधा सीधा, कितना हो गया मेरे पास? 15 मीटर, ठीक? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बस आपको, आसान है बिल्कुल, 225। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ बॉय रीचेस एयरपोर्ट एंड ही फाइंड्स दैट द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग। ही वॉक्स अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ध्यान से देखो, यहां पे मान लिया मैंने कि एक एस्केलेटर है, उसके ऊपर ये खड़ा है बंदा और ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है? कितना टाइम लगा इसको टाइम लगा t1, करेक्ट? सो जब ये एस्केलेटर के ऊपर खड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर दे रखा है। कितना दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा, तो अपन v1 मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर कितना लग रहा है? v1, करेक्ट? चलो, इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? x डिस्टेंस ट्रेवल करने में t1 टाइम लगा, ठीक बात है? सो आई कैन राइट x/t1, x/t1, है ना? सिर्फ मैग्नीट्यूड से खेलते हैं अपन, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चलने देते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन की बात चल रही है। फिर क्या बोला? He walks up the stationary escalator in time t1. If he remains stationary on a moving escalator, then the escalator takes him up in time t2. अब क्या हो रहा है? ये जो बंदा है ये खड़ा है, सिर्फ ये चल नहीं रहा है, ठीक बात है? उसको कितना टाइम लग रहा है? अब टाइम t2 लग रहा है, तो इस बार ये रेस्ट पे है ना? लेकिन एस्केलेटर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर है वो अपने को गिवन है, वी मान ली मैंने, और उसको डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल करना है, x डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगेगा? t2, टाइम कितना लगा? t2, ठीक? चल, अब पूछा क्या है? द टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अब क्या हो रहा है? एस्केलेटर भी चल रहा है, वो आदमी भी मूव कर रहा है, करेक्ट? अब सोचो, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है क्या वो बढ़ जाएगी? क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था बटरफ्लाई वाला क्वेश्चन, उसमें क्या था? वेलोसिटी ऑफ man with respect to ground is equals to velocity of man with respect to escalator plus velocity of escalator, correct? Velocity of man with respect to escalator plus velocity of accelerator. अच्छा, अब देखो
मैं यहां से वेक्टर साइन हटा रहा हूं क्योंकि सिंगल डायरेक्शन की बात कर रही है, तो यहां पे मैं सीधे इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस, अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस तो अभी भी एक्स से ट्रेवल करना है, टाइम कितना लगा पता नहीं, मैं एक काम करता हूं, इसको लिखता हूं x अपॉन अननोन टाइम जो मुझे निकालना है, x बाई टी, इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, सो इट विल बी x अपॉन कैपिटल T इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, ये कितना है x अपॉन T1, ये है अपना x अपॉन T2, आप x कॉमन निकाल के काट दो तो t जो आएगा मेरे पास वो आएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। The position coordinate of a particle moving in a 3D coordinate system is given by x equals to a cos omega t, y equal to a sin omega t, z equals to a omega t. The speed of the particle is, आपसे पूछा जा रहा है speed of the particle। देखिए ध्यान समझिए, यहां में x कोऑर्डिनेट दे रखा है, y कोऑर्डिनेट दे रखा है, z कोऑर्डिनेट दे रखा है और तीनों समय के साथ बदल रहे हैं। करेक्ट? आपको पता होगा इफ आई वांट टू गेट द स्पीड इन x डायरेक्शन, या मैं यूं कहूं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि जब मैंने डायरेक्शन की बात कर दी तो बेसिकली मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही ध्यान दूंगा, तो जब मुझे vx निकालना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं dx बाई dt, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? a cos ओमेगा t, ध्यान से देखो cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा t, लेकिन हमें चेन रूल लगाना पड़ता है और वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, और एक ओमेगा और मिल जाता है, तो ये हो गया मेरे पास माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं वी वाई निकालना चाहूं, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, तो हो जाएगा मेरा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर? ठीक है, वही हमने चेन रूल लगाया, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया तो एक ओमेगा और बाहर आ गया। सिमिलरली वीजेड निकाल लेते हैं, वीजेड इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी। अब यहां पे ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, डी टी बाई डी टी हो गया 1। करेक्ट? मुझे क्या चाहिए? स्पीड ऑफ द पार्टिकल। आपको स्पीड ऑफ द पार्टिकल का फॉर्मूला पता होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब मैं सबकी वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे, ये हो जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी विद अ नेगेटिव साइन और उसका होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए ओमेगा का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, आप देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, एक काम करते हैं अपन रूट में से बाहर निकाल लेते हैं इनको, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? अंदर बचा मेरे पास ये माइनस का स्क्वायर है ना, तो वो प्लस हो जाएगा, वो हट जाएगा, मेरे पास बचा अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1। आपको आइडेंटिटी पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, मेरा आंसर आ गया √2 इंटू ए ओमेगा। क्लियर? आसान सा सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट 2i कैप प्लस 4j कैप at t equal to 0 with the initial velocity 5i cap plus 4j cap. It is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration 4i cap plus 4j cap meter per second square. What is the distance of the particle from the origin at t equal to 2? इस तरह के सवाल में बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, वो फॉर्मूला वगैरह सबको सही लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सबको सही निकालते हैं, लेकिन फिर भी पोजीशन भूल जाते हैं। वो देखिए कहां आपको मिस्टेक नहीं करना है, ये ध्यान समझिए। सोचो जब मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूं, तो इस इक्वेशन को अपन वेक्टर फॉर्मेट में भी लगा सकते हैं। ये बेसिकली s क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, और जब भी डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए हमेशा इसको कुछ इस तरह से लिखना बेटा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, बस ये चीज सीख गए अपन, तो अब सवाल कभी गलत होने वाला ही नहीं है। क्योंकि यहां पे देखो
जनरली पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया जाता है तो ये जो आर आई होता है ये 0 हो जाता है, लेकिन इस प्रश्न में आपको दे रखा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2i कैप प्लस 4j कैप, मतलब शुरू ही यहां से हुआ है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आर फाइनल वेक्टर या फाइनल पोजीशन वेक्टर की बात करूं मैं तो ये कितना हो जाएगा, आर आई प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं सब, आर की वैल्यू ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर कितना है इनिशियल मेरा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस यू कितना है, यू दिस गिवन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है अपने को 5i कैप प्लस 4j कैप इनटू टी, टाइम कितना देखा है 2 सेकेंड, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन इज 4i कैप प्लस 4j कैप इनटू टी स्क्वायर, टाइम दे रखा है 1 2 से 1 2 कट गया, ठीक है, बाकी सब अपने को एज इट इज पुट करना पड़ेगा। चलिए तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10i कैप प्लस 8j कैप प्लस 8i कैप प्लस 8j कैप। क्लियर? देखिए सो 2 10 8 क्या हो गया 20i कैप, यहां पे 4 8 12 12 और 8 20 20j कैप। ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया है, राइट। आरएफ पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। आपसे डिस्टेंस पूछी है, क्या इस पोजीशन वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी? जी हाँ बिल्कुल। तो अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करना, अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकाल दो उसका 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 20√2 मीटर। ऑप्शन मैच कर लीजिए, ये ऑप्शन मैच कर रहा है 20√2 मीटर। आसान था सवाल बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। An engine of a train moving with uniform acceleration passes the signal post with velocity u and the last compartment of the with velocity v. The velocity with which middle point of the train passes the signal post is. देखिए बहुत ही अच्छा सवाल, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एक सिग्नल पोस्ट बना लेते हैं। तो मैंने यहां पर एक एरो बना दिया, मतलब ये अपना सिग्नल पोस्ट हो गया ना, ठीक। क्या बोल रहे हैं, एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, जैसे ही उसका इंजन क्रॉस होता है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है अपने को, u दे रखी है, ठीक। विद वेलोसिटी u पासेस द सिग्नल, जो इंजन है वो कितना सिग्नल को पास कर रहा है, कितनी स्पीड से, u स्पीड से। तो मैंने मान लिया कि ये ट्रेन की लेंथ कुछ l होगी और जब ये पास कर रहा होगा इंजन, इसकी स्पीड कितनी होगी u, करेक्ट। अब मुझे पता है कि जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ेगी, इस ऑब्जर्वर को, या ये सिग्नल पोस्ट अपना यहाँ पे मान लेते हैं अपन, ये ऑब्जर्वर देख रहा है इसको क्या लगेगा, ट्रेन तेज चलती है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, है ना। किसी इंस्टेंट पे तो ऐसा होगा कि अगर इसकी स्पीड u है तो हर पॉइंट की स्पीड u ही होगी, है ना, वो वाली बात आपको क्लियर होगी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रही है और मैं इस इंस्टेंट पे देख रहा हूं या इस पोजीशन पे खड़े होकर देख रहा हूं, जब मैं इस पोजीशन पे खड़े होकर देख रहा हूं तो मेरे को लगेगा कि भैया जितने भी डब्बे हैं वो मेरी आंखों से के सामने से अलग अलग स्पीड से गुजर रहे हैं, करेक्ट। सिग्नल पोस्ट के सामने से अलग अलग स्पीड से गुजर रहे होंगे, ठीक बात है बिल्कुल। क्या दे रखा है, जब लास्ट पार्ट जा रहा है, लास्ट कंपार्टमेंट, उसकी स्पीड कितनी दिख रही है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है अपने को v। तो यहाँ पे वेलोसिटी है, मैं बना लेता हूँ कि लास्ट पार्ट जब निकला होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी, ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, उस बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उस सिग्नल पोस्ट के सामने से, क्या पूरी ट्रेन लेंथ निकल गई l, करेक्ट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v दे ही रखी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया पूरा l डिस्प्लेसमेंट हो गया, करेक्ट। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। पूछा क्या है कि जब मिडिल पॉइंट जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, करेक्ट।
अब ध्यान से देखो, जब मिडिल पॉइंट जा रहा होगा यहां से, ये पॉइंट, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट है, उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा इसका, ट्रेन का, ट्रेन L/2 आगे निकल गई होगी, मिडिल पॉइंट उसी को तो बोलते हैं, करेक्ट। मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो स्पीड होगी बेसिकली, या वेलोसिटी बोलते हैं अपन उसको डायरेक्ट, वेलोसिटी होगी vm, करेक्ट। वेलोसिटी कितनी है, vm है उस पॉइंट पे, ठीक बात। अगर मैं इनिशियल पॉइंट ये कंसिडर करूं और फाइनल पॉइंट ये कंसिडर करूं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u और फाइनल वेलोसिटी कितनी है vm, उस बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ट्रेन का L/2। सो मैं फिर से यूज कर रहा हूं ये इक्वेशन, v स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा अब vm स्क्वायर, मिडिल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है L/2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, करेक्ट। चलिए, अब बेसिकली आप देखो ऑप्शंस में, जब आप ऑप्शन में देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि v और u में सब कुछ है ना, इसका मतलब a और l हटाना है अपने को। कैसे हटाएंगे, ध्यान समझो, ये 2 से ये 2 कट गया, यहां पे मैं काम करता हूं, इस वाली इक्वेशन को मॉडिफाई करता हूं थोड़ा सा, इसको मैं लिख रहा हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। क्या ये a इंटू एल की वैल्यू है, क्लियर एकदम। चलो देखो ध्यान से, आओ भैया, vm स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस a इंटू एल की वैल्यू यहां से डाल रहा हूं मैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये कितना हो गया मेरे पास, 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। चलिए, अब मुझे vm निकालना है, अंडर रूट ले लो, तो मेरा आंसर आ गया अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2। मेरे हिसाब से आपको बहुत ही क्लैरिटी से ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। The relation between time t and distance x for a moving body is given as t equal to mx square plus nx, where m and n are constant. The retardation of the motion is, आपसे रिटार्डेशन पूछा गया है, राइट। चलिए, गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास t इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस nx। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे क्या हो गया, 1 इक्वल टू m इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस n इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब एक काम करते हैं, डी एक्स बाई डी टी कॉमन निकाल लो और उसको वेलोसिटी v लिख देता हूं, तो कितना हो गया मेरे पास, 1 इक्वल्स टू 2mx प्लस n डी एक्स बाई डी टी वी आ गई, तो आप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख सकते हो डायरेक्ट 1/2mx प्लस n। अब देखो ध्यान से, पूछा क्या है, पूछा है मुझसे एक्सेलरेशन, एंड वी नो दैट यहां पे रिटार्डेशन पूछा है, ठीक, नेगेटिव करना पड़ेगा अपने को। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होती तो dv बाई dt करते हैं, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी x का फंक्शन है, तो मैं dv बाई dx निकालूंगा और v का मल्टीप्लाई कर दूंगा, v इंटू dv बाई dx। क्या ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, और नेगेटिव लगा दूंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा ये रिटार्डेशन, बिल्कुल। इसका मतलब अब मुझे dv बाई dx निकालना है, करेक्ट। चलिए देखते हैं आगे, तो v की जो वैल्यू है वो है अपने पास 1/2mx प्लस n। dv बाई dx क्या होगा, u बाई v रूल लगाओ, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे 2mx प्लस n का होल स्क्वायर, फिर इसको रखेंगे नीचे वाले को, ये हो जाएगा 2mx प्लस n, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी 0 हो गई, माइनस 1 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2m, x का डिफरेंशिएशन 1 और n का हो जाएगा 0। तो मेरे पास क्या बचा, 2m इंटू 1/2mx प्लस n का होल स्क्वायर, ये मेरे पास dv बाई dx आया है। अभी मैंने देखा कि जो वेलोसिटी है वही तो ये है 1/2mx प्लस n और उसका होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -2m इंटू वी स्क्वायर, यही तो मेरी dv बाई dx की वैल्यू है, ठीक है। चलो उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आगे, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा, -v, और dv बाई dx कितना आया है, -2m इंटू वी स्क्वायर, तो हो गया 2mv क्यूब। जो रिटार्डेशन आया है मेरा वो 2mv क्यूब आया है, देखो 2mv क्यूब, ए ऑप्शन करेक्ट, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ बलून इज मूविंग अप इन एयर
vertically above a point on the ground when it is a height h1, a girl standing at a distance d at a point b from a sees it at an angle 45 डिग्री। ठीक है, तो फिगर में क्या दे रखा हुआ है, यहां पे आपको फिगर दे रखा होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे फिगर है अपना, यहां पे कि 45 डिग्री पे बलून पहुंच चुका है, बलून h1 हाइट पे पहुंच चुका है जो कि 45 डिग्री पे है, और वो d दूरी से देख रही है गर्ल उसको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, when the balloon climbs up further height h2, जब वो और हाइट h2 चला गया, it is seen at an angle 60 degree with respect to the vertical, vertical से 60 डिग्री है, मतलब horizontal से 30 होगा। If the girl moves further by a distance 2.46 d, और नए पॉइंट पे पहुंच गई, यहां b से और दूर गई वो किसी c पॉइंट पे, तो जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री बन रहा है, राइट। देन हाइट h2 विल बी, हाइट h2 क्या होगी, आपको 1030 की वैल्यू गिवन है 0.5774। चलो डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसा है। b पॉइंट पे गर्ल थी तो एंगल 45 डिग्री था, c पॉइंट पे चली गई तो वर्टिकल से 60 बन गया, हॉरिजॉन्टल से 30 बन गया। ठीक है, कितनी दूर चली, 2.464 d दूर चली वो। अब देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, काम बन जाएगा अपना। ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल को, फर्स्ट वाले ट्रायंगल को, कैन आई राइट 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस h1 अपॉन d, तो h1 की वैल्यू d के बराबर आ गई। ठीक, चलिए अब मैं लगाता हूं 1030 की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर बाय बेस, इस बार आएगा h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय d प्लस 2.464 d। h1 की वैल्यू d के बराबर है, d प्लस h2 अपॉन 3.464 d। 1030 की वैल्यू अपने को गिवन है 0.5774, 0.5774। क्लियर, चलिए तो ये क्या हो गया, उसको मल्टीप्लाई करो, 0.5774 इंटू 3.464 d इक्वल टू d प्लस h2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2.00011 d इक्वल्स टू d प्लस h2। अब इसको अप्रोक्सीमेटली 2 लिख लो, है ना, थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2d माइनस d इक्वल टू h2, इसका d इधर ले गया तो ये हो गया d इक्वल टू h2। तो जो h2 की वैल्यू आई है वो भी कितनी आई है, d के बराबर ही आई है। क्लियर एकदम, चलिए देखते हैं अब अपना लास्ट सवाल। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय v इक्वल टू √5000 प्लस 24x मीटर पर सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी। एक्सेलरेशन पूछा है, इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर करता हूं तो v स्क्वायर इक्वल टू 5000 प्लस 24x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। यहां पर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो मैं dv बाई dt यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, v dv बाई dx। मैं एक काम करता हूं, इसको डिफरेंशिएट मारते हैं अपन विथ रिस्पेक्ट टू x। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट 2v इंटू चेन रूल लगाएंगे dv बाई dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 24। x से रिस्पेक्ट से मार रहे हैं अपन डिफरेंशिएशन, करेक्ट। तो कितना हो गया मेरे पास, ये कट गया, ये आ गया 12। देखो ध्यान से, v dv बाई dx, क्या v dv बाई dx ही एक्सेलरेशन कहा जाता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है 12। सो द करेक्ट आंसर विल बी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सब चीज। थैंक यू सो मच।